जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 4 यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 47 तक को देख लिया था। आइए समझते हैं अनुच्छेद 48। देखिए, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का बढ़ावा देना यह सरकार का कर्तव्य है। यानी कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वह कृषि एवं पशुपालन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का मूल अधिकार नहीं है, ये हम लोग का डीपीएसपी है। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। तो अनुच्छेद 48 में सिर्फ कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे। और देखिए, एक्चुअली में सरकार इस पर बढ़ावा भी देती है। जैसे समझिए, आप कृषि के लिए किसी प्रकार की कोई मशीन खरीदने जाएंगे, जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब मशीन आप खरीदने जाएंगे तो उतना महंगा नहीं मिलता है। जबकि अन्य गाड़ी खरीदने जाएंगे अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो बहुत महंगी मिलती है। आप कोई कार खरीदने जाइए, 10 लाख 20 लाख का मिलता है, लेकिन वही ट्रैक्टर देखिए कितना हैवी होता है, आपको सस्ता में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहता है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो मतलब बेहतर ढंग से खेती कर सके और भारत को एक उन्नति तक पहुंचा सके। इसलिए मशीन आप खरीदेंगे तो सस्ता मिलता है कृषि के लिए। और देखिए, इन पर टैक्स भी थोड़ा कम लगा रहता है, अन्य की अपेक्षा कृषि पर टैक्स कम लगा होता है। और आप यदि कृषि के लिए लोन लेते हैं तो लोन पर जो ब्याज दिया जाता है, आपको कम ब्याज पर ही आपको लोन दे दिया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी लाती है। इसी में कहा गया है कि सरकार का यह भी कर्तव्य बनता है कि सरकार पशुपालन पर भी ध्यान दे, और सरकार पशुपालन पर भी ध्यान देती है। और कहा गया है कि इसमें आप मान लीजिए किसी पशुपालन को खोलना चाहते हैं, यदि आपको पशुपालन खोलना है तो नो डाउट आप जाइए, लोन लीजिए, और लोन जब लेंगे वो कम ब्याज पर ही आपको लोन को दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि पशुपालन बढ़िया से हो ताकि भारत उन्नति कर सके। इसी में कहा गया है आप आर्थिक एवं दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहीं पर आ जाता है आपका गौ हत्या। देखिए, यह बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसकी चर्चा हम किसी वीडियो में कर देंगे। देखिए क्या कहा गया है, आर्थिक एवं दुधारू पशु की आप हत्या नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस पशु से आपको आर्थिक के साथ साथ यानी कि धन के साथ साथ वो दूध भी देती हो, उसकी आप हत्या नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे दिया गया, ए महाराज, मान लीजिए कि जोन गाय बिसुक जाती है यानी कि दूध नहीं देती है, उसकी तो हम हत्या कर सकते हैं ना। यानी कि दूध नहीं दे रही है, उसकी हत्या हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हत्या कर सकते हो। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि वो अपना फैसला बदल सकती है। तभी पीछे से एक और आदमी जाते हैं, कहते हैं महाराज सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए ना, आप दुधारू के साथ साथ आर्थिक भूल गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो कहा देखिए, आर्थिक का मतलब क्या होता है, उससे फायदा हो रहा है हमको। अब मान लीजिए कोई गाय है, वो दूध देना बंद कर दिए, अरे लेकिन मान लीजिए गौ के मूत्र से बहुत सारे दवाई तो ही बनते हैं, वो भी तो आर्थिक हो जाएगा। गाय के गोबर से आप खादर का प्रयोग करते हैं, अन्य सारे बहुत सारे यूज में लाते हैं, तो वो आर्थिक नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। यानी कि आप गौ हत्या नहीं कर सकते हैं, भले से वो बात दूसरे की हत्या होती है, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो पशु दुधारी है और आर्थिक रूप से हमें लाभ पहुंचाती है, उनके लिए तो भैया अनुच्छेद 48 बन गया। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी पशु है जिनसे हमारा कोई लाभ नहीं है, ऐसा बहुत सारे पशु है जिनसे हमसे कोई लाभ नहीं है। अच्छा, बहुत ऐसे पेड़ है जिनका हमसे कोई लाभ नहीं है, भैया वो फल नहीं देते हैं, तो क्या उनको हम काट देंगे या चाहे उसकी हत्या कर देंगे? नहीं, इसको देखा गया, ध्यान में रखा गया, इसका दुरुपयोग होने लगा। पता चल रहा था कि कोई पेड़ है और उसको फल नहीं दे रहा, उसको कटवा दीजिए, नहीं कटवा सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में सोड़ सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। देखिए, सरकार जब भी कुछ मतलब बढ़िया कानून लाती है तो वो किसी अधिकारी को दे देती है कि आप इसको खूब ढंग से बढ़िया ढंग से मॉडिफाई कीजिए। तो अगर जिस अधिकारी या जिस जज ने उस कानून को खूब बढ़िया ढंग से लिख देगा, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे सरदार सोड़ सिंह, यह भी एक प्रकार की कोई जज ही होंगे। तो कहा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत कि मान लीजिए यदि कोई पशु है वो आर्थिक या दुधारू नहीं है, मतलब उसे कोई फायदा नहीं है, तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 48 का क जोड़ा गया और कहा गया कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना यह भी सरकार का कर्तव्य होता है। अब देखिए, यहाँ पर दो टॉपिक आता है, पर्यावरण और वन्य जीव। देखिए कितना होशियार था संविधान लिखने वाला। कहें सब कि जिस फसल से
आपको फायदा होगा यानी कि गेहूं चावल से, उसको आप कृषि कहेंगे। लेकिन जोन फसल से, जोन पेड़ से आपको फायदा नहीं होगा ना, उसको आप पर्यावरण कहिएगा, यानी कि वो पर्यावरण है। और जो गेहूं देता है वो कृषि है। कहा गया कि आप कृषि के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। और देखिए, जिस पशु से आपको पैसा के साथ साथ दूध मिलता है उसको आप पशुपालन कहिएगा। लेकिन बहुत ऐसे सारे पशु होते हैं जिनसे हमें न तो दूध मिलता है और न ही पैसा मिलता है, उसको आप जीव, वन्य जीव कहिएगा। देखिए कितना मस्त लिखा गया है। कहा गया है 48 के क में, यानी कि क ख ग आप जहाँ भी देखिए समझ जाएगी कि उसको बाद में जोड़ा गया है। यानी कि 48 के क में कहा गया है पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य होता है। आप लोग देखे हैं पर्यावरण किसको बोलेंगे? तो जिस कृषि से हमें कोई फायदा नहीं हो रही है तो उसको कृषि न बोलकर पर्यावरण बोल दिया जाएगा। और वन्य जीव किसे बोलेंगे? ऐसा जीव जंतु जिससे हमें लाभ नहीं होता है उसे हम वन्य जीव बोलेंगे। लेकिन वही अगर लाभ हो रहा है तो उसको हम पशुपालन बोलेंगे। अब देखिए, यह जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें बहुत सारे दिक्कतें आने लगी, तो इसको बार बार सुधारा गया, बार बार सुधारा जा रहा था। कितना बार सुधारा गया? तो 59 बार सुधारा गया, यानी कि 59 पन्ना इसमें जोड़ दिया गया। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें कितने बार संशोधन हुआ? तो इसमें 59 बार संशोधन किया गया था। देखिए अब यहाँ पर 2 टर्म आते हैं। टर्म क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सरकार को यह कहा गया है कि वन्य जीव की रक्षा करे और पर्यावरण की भी रक्षा करे? तो अब कहा जाएगा 48 का क, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट, देखिए यहाँ पर स्टेट की चर्चा है। स्टेट पॉलिटी के दृष्टि से स्टेट किसे बोलेंगे? कोई यूपी बिहार को नहीं बोलते हैं, बल्कि स्टेट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है, लोकल गवर्नमेंट। कहा गया है 48 के क में कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना यह सरकार का कर्तव्य है। किसमें कहा गया है? 48 के क में कहा गया है। लेकिन कहेगा कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह 51 के क में लिखा गया है। यानी कि 48 के क में स्टेट की चर्चा की गई है, लेकिन वही 51 के क में सिटीजन की चर्चा की गई है। यहीं पर बच्चा सब फंस जाता है। फंसता इस बात का है कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करने की चर्चा की गई है? तो मार देगा ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी की बात कर रहा है 51 का क। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा ऑप्शन A+B, उसी पर आप ट्रिक को मारेंगे। लेकिन यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए भैया, यह हम लोग का DPSP है, यानी कि यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। मन करेगा सरकार तो पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करेगा और मन करेगा तो नहीं करेगा। यानी कि 48 के क के तहत सरकार को मन करेगा तो सरकार रक्षा करेगा और नहीं मन करेगा तो नहीं रक्षा करेगा। इसी तरह 51 के क में नागरिकों के ऊपर सौंपा गया है, यानी कि नागरिक को मन कर रहा है तो पर्यावरण की रक्षा करेगा और नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप किसी को इन्फोर्स तो कर नहीं सकते हैं भैया पर्यावरण की रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का DPSP है, मूल अधिकार नहीं है कि आप इन्फोर्स कर देंगे। इसी का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। आप लोग न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में इतने हाथी मारे गए हैं, इतने गेंडे मारे गए हैं। ये लोग पैसों के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए इन लोगों को मार देते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान में कुछ साल पहले ही वहाँ क्या किया गया, जो हाथी जिस तालाब में पानी पीते थे उस तालाब में जहर डाल दिया गया और बहुत सारे हाथी की मृत्यु हो गई। यह बहुत दुखद समाचार थी। लेकिन कुछ लोगों का पैसों की वजह से ऐसा करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु से ही पर्यावरण बना हुआ है। यदि वह जीवित रहेंगे तभी पर्यावरण बने रहेंगे। यह हमारे प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं अनुच्छेद 49। देखिए अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य बनता है। आप कहेंगे राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है? देखिए कुछ ऐसे बिल्डिंग है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए, यानी कि राष्ट्र का वो धरोहर बने हुए हैं। तो कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का रक्षा करना यह सरकार का कर्तव्य होता है। जैसे आप जाइए और दक्षिणी भारत के मंदिरों को देखिए, विशाल विशाल मंदिर बने हुए हैं, तो इनका रक्षा कौन करेगा? तो सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि वह सरकार उस मंदिर की भी रक्षा करे। आप क्वेश्चन सुनेंगे कि द्रविड़ शैली, विमान शैली, ये सब क्या होता है? इसको हम हिस्ट्री में बताएंगे आपको।
इसी में कहा गया है जो बड़े बड़े किला है उसका भी रक्षा सरकार ही करेगी। आप देखे हुए होंगे कि जैसा लाल किला देख लीजिए, वहाँ पर फोर्स लगे होते हैं सब, आखिर उन सबका सैलरी कौन देता है? तो सरकार देगा। क्यों? क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह किला की रक्षा कराए। देखिए इसी में कहा गया है मस्जिद, जैसे जमा मस्जिद देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको कुछ पुलिस वाले देखेंगे। क्यों? क्योंकि रक्षा करना सरकार का कर्तव्य बनता है। इसी में कहा गया है कि पुरातात्विक चीजें। अब ये पुरातात्विक चीजें क्या होती है? तो देखिए भारत बहुत पहले, देखिए सबसे पहले शहरीकरण भारत में हुआ था तो सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता के बहुत सारे मूर्ति अभी भी मिलते हैं, या जो मिले हुए हैं उनको भारत सरकार ने बहुत बेहतरीन ढंग से संजोकर रखा हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार से कहा गया कि आप पुरातात्विक चीजों को संजो कर रखिए। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। आज आप भी देखे होंगे, इसीलिए सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। सरकार बहुत खर्च करती है पुरातात्विक चीजों को जानने के लिए। सरकार जगह जगह खुदाई कराती है, मूर्ति मिलता है, कभी सिक्का मिलता है। देखिए सबसे पहले अपने भारत में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले भारत में शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन काल में चालू किया गया। इसको हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो देखिए सरकार क्या करेगी? तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगी, यह इसका कर्तव्य बनता है। पुरातात्विक चीजें जब मिलती है, जैसे बहुत पुराना मूर्ति मिल जाता है, टूटा फूटा मूर्ति, तो सरकार अपने टीम को बैठाती है, आर्कियोलॉजिकल को बैठाती है और वो साफ करते हैं सब खूब बढ़िया से। सरकार उसको साफ कराती है, उसको म्यूजियम में रखती है, बहुत पैसा खर्च करती है उस पर। क्यों? क्योंकि ताकि आने वाले पीढ़ी को यह पता चले कि हमारा प्राचीन भारत कितना महान था। आइए समझते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दीजिए। 50 मतलब 50-50, यानी कि आधा आधा। किससे आधा आधा? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को आधा आधा कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है? देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम आगे एकदम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी काम चलाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। देखिए 3 चीजें समझिए यहाँ पर, एक होता है विधायिका और एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। ये क्या होता है? तो देखिए विधायिका यानी कि विधायिका का काम क्या है? तो तरह तरह का कानून बनाना। जैसे विधायिका में जो नेता लोग बैठ के संसद में बिल बनाते हैं, उसी को हम विधायिका कहते हैं। तो इन लोग का काम क्या है? तरह तरह का कानून बनाना, जैसे जीएसटी कानून बनाना, कृषि कानून बनाना, एनआरसी, सीए, इन लोगों का काम होता है। तो विधायिका का काम क्या है? तो कानून बनाना। अब भैया कानून बन गया तो कानून पारित कौन कराएगा, चाहे लागू कौन कराएगा? तो ये काम दे दिया जाता है आपको कार्यपालिका को। कार्यपालिका उस कानून को लागू कराती है। अब मान लीजिए कानून लागू कराने में कोनो दिक्कत हो जाए, तो मान लीजिए कानूनी कोई दिक्कत हो जाए तो उसको कौन सुलझाएगा? तो न्यायपालिका सुलझाती है। यानी कि कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, उसको लागू कौन कराएगी? यानी कि विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, उसको लागू कौन कराएगी? तो कार्यपालिका लागू कराएगी। अब भैया लागू कराने में कोई कानूनी दिक्कत आ रहा है तो वो कौन सुलझाएगा? तो न्यायपालिका सुलझाएगा। अब इसका मिसयूज होने लगा। पहले क्या था? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही में था, लेकिन मिसयूज कैसे हुआ? अब मान लीजिए विधायिका कोई कानून बना दी, जैसे जीएसटी बना दी। अब पता चला ये दोनों एक ही में है और कोई व्यक्ति या जीएसटी देने से मना कर दिया, तो आपको क्या किया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब कार्यपालिका वाला आएंगे सब, यानी कि इनकम टैक्स वाला। पहले क्या था? ये कहते सब कि क्या बोला है, इतना पैसा दो हमको, 5 लाख रुपया दो, हम तुमको छोड़ देंगे। तो पता चलता था आदमी कहता था हम नहीं देंगे तो तुमको पैसा। तो मान लीजिए कार्यपालिका काम क्या था? तो सिर्फ पकड़ने का काम है, लेकिन वो क्या करता था? जब ये एक ही में था तो कार्यपालिका उसको सजा सुना देता था, हम तुमको 20 लाख का फाइन लगाते हैं। यह तो गड़बड़ था ना भैया। अरे तुम्हारा काम है पकड़ना, तुम पकड़ो, न्याय कौन दिएगा? तो न्यायपालिका ही न्याय देगा। बाद में क्या किया गया? अनुच्छेद 50 के तहत इसे अलग अलग कर दिया गया, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जीएसटी नहीं दे रहा है तो पकड़ेगी कौन? इनकम टैक्स की, यानी कार्यपालिका पकड़ लेगी। और उसको सजा कौन देगी? यानी कि न्यायपालिका। आप ही सोचिए अगर ये दोनों एक ही में रहता तो कितना गड़बड़ जाता। मान लीजिए कोई दरोगा साहब है, दरोगा साहब का काम कितना है? सिर्फ उनका इतना ही काम है कि कोई मुजरिम को पकड़ लीजिए, सजा सुनाने का काम कौन करेगा? भैया न्यायपालिका करेगा। अगर यह एक ही में रहता तो दरोगे साहब उसको पकड़ते और कहते गए चोट्टा 5 लाख रुपया निकाल, नहीं तो तुमको फांसी दे देंगे। वो मान लीजिए आदमी देने से मना कर दिया तो दरोगा साहब उसको फांसी भी लिख देंगे, पूरा शहर के शहर खत्म कर देंगे। इसीलिए इसको बड़ी होशियारी से कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। यानी कि आपका सिर्फ काम है पकड़ना, न्याय सुनाना जज साहब का काम है। यानी कि अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। देखिए अनुच्छेद 51
में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बीच मध्यस्थता का कार्य करना। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना यानी कि मान लीजिए भारत का यह कर्तव्य बनता है कि जितने भी वो अंतर्राष्ट्रीय संधि किए हैं यानी कि जो समझौता किए हैं उसको फेरबदल न करना, बहुत आसानी यानी सहजता से मान लेना, चतुराई से इसको स्वीकार कर लेना और उसमें फेरबदल न करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, किसी प्रकार की किसी देश से विवाद न करना, चुपचाप अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। और कहा गया है यदि मान लीजिए दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जा रहा है तो भारत का यह कर्तव्य बनता है कि भारत मध्यस्थता के रूप में, यानी कि मान लीजिए एक पार्टी इधर है एक पार्टी इधर है, तो भारत क्या करे, इसको भी समझाए और इसको भी समझाए और समझाए के दोनों को एकजुट करा दे। भारत ऐसा करता भी है, इसीलिए भारत यही सब करके भारत यूएनओ का सदस्य भी बन गया। यही हमारी भारत की महानता है। देखिए इसके आगे हम समझेंगे कि देखिए हम लोगों का तो ये अब अनुच्छेद 51 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, भाग संख्या 4 में कहाँ था 36 से लेकर 51 तक, यानी कि हम लोग का जो डीपीएसपी है वो खत्म हो गया। लेकिन डीपीएसपी तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछेगा कि जो हमारा मूल अधिकार था और डीपीएसपी है दोनों एक जैसा मतलब है, मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक ही जैसा है, भले से मूल अधिकार हम लोग का वाद योग्य है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर होता है। देखिए ये आपका हो जाएगा मूल अधिकार और ये आपका हो जाएगा डीपीएसपी। सबसे पहले तो आप अंतर एक ही बता सकते हैं भैया कि जो हमारा मूल अधिकार था वो भाग संख्या 3 में था, यानी कि चैप्टर 3 में चर्चा किया गया था, और जो हमारा डीपीएसपी है वो भाग संख्या 4 में है। पहला अंतर आप लोग समझ गए। इसी में दूसरा अंतर आता है भैया, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया, हमने आपको पहले भी बता दिया, यानी कि हम लोग का जो मूल अधिकार था वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, और हम लोग का जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आप कहेंगे कि आयरलैंड वाला कहाँ से लाया था, तो स्पेन से लाया था, और स्पेन कहाँ से लाया था, तो स्पेन ने इसे खुद बनाया था। यानी कि दो अंतर आप लोगों ने समझ लिया। तीसरा अंतर होता है यह नैसर्गिक होता है, यानी कि हम लोग का जो मूल अधिकार है वह नैसर्गिक यानी कि नेचुरल होता है, यह जन्म के बाद ही मिल जाता है। लेकिन वही डीपीएसपी जो होता है नैसर्गिक नहीं होता है, यह सरकार में लागू कराती है। हम लोग का जो मूल अधिकार है वह नैसर्गिक होता है, यह जन्म के बाद ही मिल जाता है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो नैसर्गिक नहीं होता है, इसे सरकार लागू कराती है। 3 अंतर। इसी में चौथा आता है यह वाद योग्य होता है, यानी कि हम लोग का जो मूल अधिकार है उस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो तुरंत 32 का प्रयोग कीजिए या 226 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए और जज साहब से कहिए, जज साहब मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि जज साहब से आप वाद विवाद कर सकते हैं और जज साहब को अपने मूल अधिकार को पाने के लिए इन्फोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि यह वाद योग्य भी होता है और साथ साथ इन्फोर्सेबल भी होता है। लेकिन हम लोग का जो डीपीएसपी होता है न तो वाद योग्य होता है और न ही इन्फोर्सेबल होता है। अब पता चले डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि हम आपको फ्री शिक्षा देंगे, राशन कार्ड देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे। अब पता चल रहा है सब लिखबे किया है, सरकार देवे नहीं कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तुरंत भगा देगा। काहे कि इसमें अनुच्छेद 37 में आपको बताए हैं, मना कर दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं और जज साहब से बतिया नहीं सकते हैं, यानी कि यह वाद योग्य नहीं है। पेंशन पाने के लिए आप जज साहब को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि यह परिवर्तनीय नहीं है। 4 अंतर समझे। 5वां में कहा गया है यह सरकार के शक्ति को घटा देती है। कौन भैया? मूल अधिकार सरकार के शक्ति को एकदम घटा देगी। यदि सरकार आपसे कोई मूल अधिकार छीन रहा है ना, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, कहिए जज साहब देखिए ना सरकार हमारा मूल अधिकार छीन रहा है। तुरंत जज साहब सरकार को झाड़ेंगे, रे चुट्टा उसका मूल अधिकार छीन रहा है, तू मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तुरंत उसको झाड़ देगा और सरकार को उसको अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए यह सरकार के शक्ति को घटा देती है, यानी कि यह कैसा होता है भैया? निगेटिव होता है। और देखिए ये जो डीपीएसपी है यह सरकार के शक्ति को बढ़ा देता है। काहे बढ़ा देगा भैया? जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तो सरकार से आप लड़ेंगे। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि आपको डीपीएसपी के तहत जो आपका अधिकार है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि यह सरकार के शक्ति को बढ़ा देता है, यह पॉजिटिव होता है। 6वां कहा गया है इसके पीछे कानूनी मान्यता होती है, यानी कि जो हम लोग का मूल अधिकार है इसके पीछे कानूनी मान्यता है। लेकिन जो डीपीएसपी है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है, यानी कि राजनेता चाहेंगे तो हमें डीपीएसपी देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन मूल अधिकार
कानूनी मान्यता है, हमें सुप्रीम कोर्ट देगा, हम लोग का ये मूल अधिकार है। 7वां में कहा गया है यह निलंबित हो सकता है, यानी कि जो हम लोग का मूल अधिकार है उसे निलंबित राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, लेकिन दूर होकर निलंबित कबो नहीं कर सकते हैं। कौन कौन के? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारा जितना मूल अधिकार है यानी कि 12 से 35 उसको निलंबित कर देंगे। अब आप कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार निलंबित क्या होगा? कुछ समय के लिए राष्ट्रपति इसको रोक देंगे। जैसे हम लोग का मूल अधिकार क्या है? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, सड़क पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग का मूल अधिकार है। अब पता चला भारत पाकिस्तान में विवाद हो गया और भारत सेना भेज रहा है कि चलिए 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 पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब पता चला है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पर जुलूस निकालेंगे, गड़बड़ा जाएगा भैया, सेना जाएगी कि आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। तब आप मत कहिएगा, चिल्लाइएगा कि या तो हमारा मूल अधिकार है सड़क पर नमाज पढ़ने की। क्यों? क्योंकि कुछ दशा में जो राष्ट्रपति साहब हैं आपके मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है, भले से उसका आपको कितना भी नुकसान हो चाहे फायदा हो। सबसे पहले देश देखा जाता है, देश रहेगा तो नागरिक भी रहेगा। इसलिए आपके मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे मूल अधिकार हैं जिसको किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाता है, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। लेकिन यह जो डीपीएस भी है ना, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, सरकार चाह कर भी इसको निलंबित नहीं कर सकती। इसी में 8 में कहा गया है कि यह व्यक्ति के भलाई के लिए होता है, और यह किसके भलाई के लिए होता है? तो समाज के भलाई के लिए होता है। अब मान लीजिए हम लोग का मूल अधिकार है, मूल अधिकार, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप किसी संस्था में प्रवेश से रोक दीजिए, भैया उसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है। यानी कि यदि वह सुप्रीम कोर्ट जाता है और वह केस को जीत जाता है तो भैया उस व्यक्ति का ना भलाई होगा, लेकिन जो डीपीएस भी है यह पूरे समाज के भलाई के लिए होता है। इस प्रकार हम लोगों ने भाग संख्या 4 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसी में क्वेश्चन पूछता है, कुछ अलग टॉपिक है, जैसे डीपीएसपी से संबंधित कुछ ऐतिहासिक केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मिनर्वा मिल मुकदमा है, फिर आपका मिनर्वा मिल मुकदमा हो जाएगा, चंपकन दोराई राजन मामला हो जाएगा, गोलकनाथ केस हो जाएगा, केशवानंद भारती। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, अलग प्ले लिस्ट डाल देंगे, और उस प्ले लिस्ट में सारे ऐतिहासिक केस को हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। यह देखिए, जितना ऐतिहासिक केस है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस पर लगभग हर साल आपको देगा लिखने के लिए। इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको हमारी समझ में आई होगी। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गर्दा मचा दीजिए एकदम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।